अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शम्स, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ज्ञान बुक सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे नेफ्रोलॉजी के एमसीक्यूज। नंबर वन इज 41-year-old man complains of ankle swelling, repeat lower extremity edema and periorbital swelling. So these are the features of renal problem. ये लिवर फेलियर के भी फीचर हैं, हार्ट फेलियर के भी फीचर हैं, रीनल फेलियर के भी फीचर हैं, लेकिन इन तीनों में आप डिफ्रेंशिएट करना मेडिसिन में सीखोगे, लेकिन फिल वक्त क्योंकि हम रीनल पढ़ रहे हैं, सो इट इज रीनल फीचर। फिल वक्त आप समझ लो, ठीक है। जस्ट अज्यूम कि ये रीनल फीचर है। सो यूरिन डिप्सिक वाज फॉर पॉजिटिव फॉर प्रोटीन बट नेगेटिव फॉर ब्लड एंड ग्लूकोज। अच्छा, नेगेटिव फॉर ब्लड का मतलब ये है कि अब इसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम नहीं होगा, और नेगेटिव फॉर ग्लूकोज का मतलब ये है कि अब जो हमारा पेशेंट है इसको ये प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ठीक है। 24 आवर यूरिन कलेक्शन एक्चुअली रिवील्स प्रोटीन यूरिया ऑफ मोर देन प्रोटीन यूरिया ऑफ 6 ग्राम्स पर डे। इसका मतलब ये है कि दिस इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ग्लूकोज नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं है। बर्गर डिजीज, बर्गर डिजीज नेफ्रेटिक होती है, वो भी निकल गई। इसके बाद मिनिमल चेंज डिजीज, मिनिमल चेंज डिजीज आमतौर पर बच्चों में होती है, तो ये भी निकल गई। बाकी रह गया बी और सी। अच्छा, इन फीचर्स के ऊपर ना बी और सी में डिफरेंशिएट करना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। इन दोनों फीचर्स के ऊपर बी और सी के अंदर डिफरेंशिएट करना इम्पॉसिबल है। उसकी रीज़न ये है कि रॉबिन्स के अंदर जो इसके फीचर्स दिए हुए हैं ना, वो आपस में बिल्कुल ओवरलैपिंग है। ये रॉबिन्स का 10th एडिशन है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। ये इसके क्लिनिकल फीचर हैं, that it presents with hematuria and mild hypertension in 15 to 35% of the cases, ठीक है। इसी तरीके से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी फोकल सेगमेंटल है। दिस इज मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ये इसके क्लिनिकल फीचर हैं, हीमाचूरिया एंड माइल्ड प्रोटीन यूरिया, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू दैट अगर हम रामदास को लें, तो रामदास पे इसके फीचर ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट दिए हुए हैं। जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है ना, इसके सिम्टम्स ज़्यादा नेफ्रोटिक से मिलते जुलते हैं, और जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव होती है, इसके सिम्टम्स ज़्यादातर नेफ्रेटिक सिंड्रोम से मिलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट्स विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम लाइक नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। तो प्रोटीन यूरिया जो है दैट इज अ फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव को, तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव जोन सी है दैट एक्चुअली प्रेजेंट्स विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम ओनली विद हीमाचूरिया प्रोटीन यूरिया, ठीक है। लेकिन नॉन नेफ्रोटिक रेंज, इतना ज़्यादा प्रोटीन यूरिया नहीं होता, मतलब 3.5 ग्राम से कम कम प्रोटीन यूरिया होगा, लेकिन इसके अंदर हीमाचूरिया भी होता है, और हीमाचूरिया कौन सा है, ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम का फीचर है, ठीक है। तो इसलिए जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव हमारे पास है, दिस इज मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके फीचर ज़्यादा नेफ्रेटिक से मिलते हैं, ठीक है। और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो ज़्यादा फीचर हैं, ये नेफ्रोटिक से मिलते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर सी है, वरना ऊपर जो क्लिनिकल फीचर्स दिए हुए हैं उनसे आपको कभी पता नहीं चलेगा, और रॉबिन्स पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे भी नहीं आपको ये अंदाजा होगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस जो रामदास का है, इसको आपने नोट कर देना कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव प्रेजेंट्स मोर लाइक नेफ्रेटिक नेफ्रेटिक सिंड्रोम, और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है दैट प्रेजेंट्स मोर लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बस यही क्वेश्चन जरा डिटेल वाला था, बाकी सारे इजी हैं। All of the following are true of membranoproliferative glomerulonephritis except the prognosis is poor. Yes, it is poor. Type 1 more common होती है, type 2 से yes, it is true. Microorganisms are usually isolated from affected glomeruli. No, it is false. रीजन ये है कि मोस्टली दिस इज ऑटो, इसके अंदर बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती, इसकी पैथोलॉजीज और होती हैं, वायरल होती हैं, ऑटोइम्यून होती हैं, लेकिन बैक्टीरियल बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। टाइप 1 के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, दिस इज पैथोमा
एंड यू कैन सी कि जो टाइप 1 है दैट इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी, और टाइप 2 जो सी है उसके अंदर C3 नेफ्रोटिक लेवल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर किसी भी किस्म का ये ऑर्गेनिज्म वाला कोई चक्कर नहीं है। बोथ टाइप्स एक्चुअली शोज proliferation of mesangial endothelium. Yes, it is true. Type 1 has a striking tram track appearance. Yes, it is true. Question number 3. A 5-year-old child has a pain in abdomen for last 2 months and physical examination reveals a palpable mass in posterior abdomen. CT scan actually shows a mass in his left kidney. नेफ्रेक्टमी की गई। नेफ्रेक्टमी के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? बच्चों में सबसे कॉमन जो रीनल ट्यूमर है दैट इज विल्म्स ट्यूमर। ठीक है, ज्ञान के ऊपर इसके प्रॉपर डिफरेंशियल्स और डायग्नोस्टिक्स दिए हुए हैं, आप उधर से देख सकते हैं। ज्ञान यूक्यू बुक 4th ईयर की। Histological RPGN is characterized by the presence of crescents. RPGN is characterized by the presence of crescents. इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स से अगर ये एक ग्लोमेरुलस का कट सेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलाए पड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे जब फाइब्रोसिस होगी तो फाइब्रोसिस कुछ ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना देगी that appears to be crescent। ठीक है, so that's why histologically RPGN जो सा है rapidly proliferative glomerulonephritis उसका करेक्टरिस्टिक और डायग्नोस्टिक पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ crescents। उसके बाद the genetic mutation responsible for polycystic kidney disease that is PKD1 and PKD2। उसके बाद a 3-year-old child become more and more irritable over the past 2 months। एग्जामिनेशन पे enlarged abdomen है। You can palpate a mass in the right side of the abdomen। CT scan पे आपको पता चला कि solid mass involving the right kidney। mass को रिजेक्ट किया गया और उसमें से sheets of small blue cells along with primitive tubular structure। This is the histopathological diagnosis या histopathology of Wilms tumor। बच्चों में सबसे कॉमन Wilms tumor और उसकी histopathology भी जो दी हुई है that is Wilms tumor। Question number 7. Glomerular filtration barrier is composed of all of the following except macula densa। मैकुला डेंसा के अलावा सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं। फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल कैपिलरीज होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, पोडोसाइट्स होते हैं, मेनिंजियल सेल्स होते हैं। Question number 8. Which of the following is most likely to be found in the absence of other findings in subjects with membranous glomerulonephritis? ठीक है, now this is again very tricky question। This is again very tricky question। membranous glomerulonephritis रैपिड ऑनसेट बिल्कुल भी नहीं होता। इट्स ऑनसेट इज इंसिडियस। सब क्लिनिकल ये होती है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आ रही होती लेकिन नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है। आरबीसी कास्ट रॉबिन्स के अकॉर्डिंग पाई जाती है लेकिन रामदास ने इसको क्लियर कट डिनाई किया है और कि इसके अंदर आरबीसी कास्ट नहीं होती। ठीक है, ओलिग यूरिया, ओलिग यूरिया भी इसके अंदर नहीं होता, वो भी नेफ्रिटिक सिम्टम्स है। हाइपरटेंशन भी नहीं होती, दैट इज नेफ्रिटिक सिम्टम। इसके अंदर क्लियर कट एल्ब्यूमिन यूरिया भी नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। अब इन चारों ऑप्शन में से, पांचों ऑप्शन में से सिर्फ एल्ब्यूमिन यूरिया इज द प्रोटीन यूरिया, इसलिए हम इसको ठीक करेंगे। वरना रामदास के अकॉर्डिंग इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमल चेंज डिजीज है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के क्लिनिकल फीचर में दैट इट प्रेजेंट्स विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, एंड देयर इज नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया व्हिच इज सेलेक्टिव इन केस ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज। तो इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। ठीक है, so albumin urea is the only option that resemble with this feature। क्वेश्चन नंबर 9 इज, यार इसकी एक मैं बात आपको क्लियर करता चलूं कि रॉबिन्स के ऊपर जो क्लिनिकल फीचर्स है ना वो इसलिए भी अच्छे नहीं दिए हुए क्योंकि रॉबिन्स मेडिसिन की बुक नहीं है और रॉबिन्स है पर्टिकुलरली पैथोलॉजिस्ट की बुक।
पैथोलॉजी की बुक, ठीक है। और पैथोलॉजी के अंदर आप हमेशा ग्रॉस मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे होते हो, आप माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे होते हो, और आप इलेक्ट्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे होते हो। तो पैथोलॉजी का मेन कंसर्न मॉर्फोलॉजी के साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्लिनिकल फीचर्स को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो रॉबिन्स के जो क्लिनिकल फीचर है ना, वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है। इसीलिए मैं रामदास के रेफरेंसेस कोट कर रहा हूँ। उसके बाद 7 year old child presents with edema, okay, hyperlipidemia, okay, protein urea, okay, and hypoalbuminemia। ये चारों के चारों फीचर्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। द एडीमा इज इनिशियली पेरिऑर्बिटल, उसके बाद पूरी बॉडी में हो गया। पेशेंट को स्टीरॉयड थेरेपी दी, उससे बीमारी ठीक हो गई। दिस इज क्लिनिकल, दीज आर क्लासिकल फीचर ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज। और मिनिमल चेंज डिजीज में क्या होता है? That is effacement of food processes of the podocytes, ठीक है। That is answer number 1। Question number 10 is the patient presents with hematuria, proteinuria, and edema. C3 levels low, and examination of the basement membrane shows thinning of the TAM track appearance. He is diagnosed with MPG1. Electron dense deposits are most commonly seen in subendothelial area. These are actually seen in subendothelial area. सो लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। एक बड़ी मजे की पिक्चर मैं आप सबको दिखाता हूँ। एंड दैट पिक्चर इज लाइक दिस, कि इमेजिन करो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हैं हमारे पास एंडोथेलियम, दैट इज सप्लाइंग ब्लड टू द एपिथेलियम, ठीक है। अब दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जो हमारे पास होती है ना मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, उसके डिपॉजिट्स बनते हैं एपिथेलियम के नीचे। दीज आर सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स एंड दे एक्चुअली अकर इन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ठीक है। अब जो होती है ना मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज, उसमें टाइप 1 के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पर एंडोथेलियम के नीचे, ठीक है। दीज आर सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स एंड दे एक्चुअली अकर इन टाइप 1 membranoproliferative glomerulonephritis, ठीक है। अब रह गई तीसरी टाइप 2। टाइप 2 के डिपॉजिट्स होते हैं हेयर इन बेसमेंट, इन इनसाइड ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज टाइप 2 membranoproliferative glomerulonephritis, ठीक है। तो ये लोकेशंस आपने याद रखनी है। जिस तरह अभी एमसीक्यू में एक लोकेशन आ गई है, इस तरह ये लोकेशन पूछी जा सकती है। इस एरिया का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने पास बुक पे बना लो, ठीक है। उसके बाद select the option in the list mentioned below which is the cause of nephrotic syndrome in children as well as an important cause of kidney failure in adult। तो कौन सी ऐसी चीज है जो बच्चों में भी किडनी फेलियर करा सकती है और अडल्ट्स में भी? ऑन बायोप्सी ओनली सम ऑफ द glomeruli involved or only a part of the entire glomeruli is involved and there is scarring of the glomerulus। ये जो फीचर है ना, ऊपर आपको पता है कि नहीं पता, ठीक है। ऊपर वाली जो लाइन है दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। लेकिन ये जो फीचर है कि ग्लोमेरुलाई का कुछ पोर्शन इन्वॉल्व है और कुछ इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। लेट अस से कि ये हमारे पास ग्लोमेरुलाई है, दीज आर द सेगमेंट्स, ठीक है। तो इसका कुछ पोर्शन इन्वॉल्व है, कुछ स्पेयर्ड है, कुछ पोर्शन इन्वॉल्व है, कुछ स्पेयर्ड है, कुछ पोर्शन इन्वॉल्व है, कुछ पेड़ है, और सबका भी नहीं है, किसी किसी का। सो दिस इज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, FSGS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, a hemorrhagic lung disorder resulting in coughing of blood is associated with glomerulonephritis is commonly seen in।
ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज गुड पॉस्चर सिंड्रोम। अब ये गुड पॉस्चर सिंड्रोम कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। व्हाई इट इज गुड पॉस्चर सिंड्रोम। हियर गुड पॉस्चर सिंड्रोम के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट ग्लोमेरुलाई ऑफ एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ग्लोमेरुलर एंड एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। गुड पॉस्चर सिंड्रोम में एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट ग्लोमेरुलर एंड एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है दैट प्रेजेंट्स एज हीमाचूरिया, और जब एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है दैट प्रेजेंट्स एज हीमोप्टोसिस। ठीक है, तो गुड पॉस्चर सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम जिसके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, glomerular basement membrane presents as hematuria and alveolar basement membrane actually presents as hemoptosis। तो ये दो फीचर जब भी आपको एक साथ मिल जाएं दैट इज गुड पॉस्चर सिंड्रोम, मोस्ट लाइकली गुड पॉस्चर।